बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और सुबह सुबह जब आप लोग नाश्ता कर रहे होंगे तो और नमाज से पहले ख़ास तौर पर जैसा नमाज़ पढ़ने के बाद तो मौसम जो लोग वॉक पे निकलते नमाज के बाद उन्होंने देखा होगा तो बहुत इन्जॉय किया होगा, जिस तरह से हमने भी बहुत इन्जॉय किया। आज मौसम बहुत अच्छा था। जिस वक्त हम ऑफिस भी आ रहे थे तो देख रहे थे कि क्या बात है, और दिल नहीं कर रहा था कि बंदा जो है ना ऑफिस भी है, नहीं ऑफिस तो आने का दिल कर रहा था, ये कि बाहर से अंदर आए। इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था, और इसीलिए सब जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे थे। और फेसबुक और सोशल मीडिया तो फौरी भर जाता है ना। अच्छा, व्हाट्सएप के स्टेटसेस भी लोगों के बहुत सारे उस टाइम मैं जब आ रही थी तब मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा लोगों के स्टेटस फ़ौरन अपडेट हो गए। तो आई वाज लाइक कि यार लोग काफ़ी ज़्यादा उठे हुए हैं और एक्टिव भी हैं कि उन्होंने फ़ौरन से पहले उसको वीडियो बना के उन्होंने अच्छा एक और चीज़, अच्छा इकरा, कभी ऐसा होता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जब मौसम अच्छा होता था, लड़के तो वैसे क्लास को बंक कर लेते हैं बड़े आराम से, कोई टेंशन ही नहीं होती थी हम लोगों को, और निकल जाते थे कहीं पे नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो लड़कियों का क्या सिस्टम ऐसा हम लोगों का निकलने का तो नहीं होता था, लेकिन ये है कि हम लोग जब मुझे याद है कॉलेज में थी तो मैंने हम लोगों एक दफ़ा मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, हमारा पर्शियन का था, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। तो हमने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट किया कि हमें जाने दें, तो वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कभी तो इन लोगों ने कुछ कहा नहीं है, तो उन्होंने हमें उस दिन जाने दिया, तो हम बड़े खुश हुए। बंक मारने वाली आदत हमारी थी। वो यकीनन मैथ्स की टीचर नहीं हो नहीं ना, मैथ्स की नहीं थी, क्योंकि वरना ये बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनती हैं कि कोई पहुँचे ना पहुँचे, इतनी बारिश के अंदर जो मैथ्स के टीचर हैं वो लाजमी तौर पर पहुंच जाते हैं, और उस क्लास से बंक मारना भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब वैसे अगर जिन लोगों का मैथ्स फेवरेट नहीं ना होगा उन लोगों को तो मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे। अच्छा हमजा, जिस तरह से पहले प्रोडिक्शंस तो थी 30th से ऑनवर्ड जो है वो एक नया स्पेल आएगा, तो मेरा ख्याल है कि वो प्रोडिक्शन से मुताबिक हम देख रहे हैं कि मौसम वैसे ही अच्छा, और काले से बादल थे, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो खूब मतलब लोगों ने एंजॉय किया होगा अपना ब्रेकफास्ट भी। मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। साथ आपके साथ हमने आज एक अच्छी खबर ये भी शेयर करनी है कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है तो फिर 25% लोग स्टेडियम में जा सकेंगे, स्टेडियम में जाकर मैच देख सकेंगे। हाँ, शायकीन क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर है, इसको हम तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप क्रिकेट फ़ैन हैं और आपने अभी तक ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया है तो आपके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपको फुली वैक्सीनेट होना है स्टेडियम में जाने के लिए, मैच देखने के लिए। तो अगर कोई क्रिकेट शायकीन जो मैच देखने जाना चाहते हैं और ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, अब इसी वजह से करवा लें और जाके जो है वजह है कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं जल्द से जल्द जाके, ताकि आप स्टेडियम में जाके मैच भी देख सकें। और साथ ही साथ बाकी जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सब भी जाएँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। और जिस तरह से कल ही मैं सुन रही थी कि पेट्रोल कोई शख्स डिस्कस कर रहे थे कि ना पेट्रोल जो अब नहीं मिलेगा ना तो मुझे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा तो अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर अब जाके लगवाएं, देर किस चीज़ की है। चलें इस पे हम तफसील से बात करेंगे। कोरोना की वजह से अब फिर से हम देख रहे हैं कि सख्तियाँ कुछ की जा रही हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। दारुल हुकूमत की बात करें और इस हवाले से इस्लामाबाद में हम देखें कि नोटिफिकेशन सामने आया, 7 इलाकों में केसेस बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की हम ये बात कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाकों में गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। बिल्कुल हमजा, जबकि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना की जो चौथी लहर है इसमें अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 85 से 88% मरीज़ वैक्सीनेटेड ही नहीं थे, तभी वो हॉस्पिटल्स में जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले लोग जो है वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस वेरिएंट से। आप चाहते हैं कि वबा से हमारी जान छूट जाए तो जल्द अज जल्द कि वैक्सीनेशन कराएं जाए। हाँ जी, और उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में 5 से 7 लाख अफराद को रोज़ाना वैक्सीन लगा रहे हैं, और दिसंबर तक 70% अगर वैक्सीनेशन हो गई लोगों की तो वबा से जान छूट सकती है। और सिंध सरकार की बात करें तो कोरोना की पेशकदमी रोकने के लिए अब सख्त इक़दाम वहाँ पर भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध ने नए अहकाम के तहत कराची और हैदराबाद में कोरोना
कोरोना पाबंदियां बरकरार रखी हैं, जबकि बाकी अजला में कुछ नरमी बरती गई है। अगर कराची की और ख़ास तौर पर हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर शादी ब्याह की जो इंडोर तकरीबात हैं और इंडोर डाइनिंग है उस पर पाबंदी अब उन्होंने कहा कि बरकरार रहेगी। और कराची और हैदराबाद डिवीज़न में कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे, जबकि दीगर अजला की अगर बात करें कारोबारी औकात रात 10 बजे तक होंगे। कराची के ताजिर और हैदराबाद के जो ताजिर हैं वो इस पर सरापा एहतजाज भी हैं। जबकि सिंध हुकूमत 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन पर गौर कर रही है, इस पर फैसला हुआ है और इस सिलसिले में महकमा तालीम सिंध ने 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा का डेटा भी मुरतब कर लिया है। एक तो स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन के हवाले से आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि जब भी हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से सख्तियाँ की जा रही होती हैं, वो ऐसा होता है कि जिस वक्त कोई लहर आ रही होती है, लेकिन हम चौथी लहर में एक अरसे से हैं और अब मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, तो इस लहर से अगर हम 4th वेव की बात करें तो इससे छुटकारा हम क्यों हासिल नहीं कर पा रहे, इस पर हम मेनली बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त किसी लहर का खदशा होता है या वो लहर आ रही होती थी, हम पहले ये देख रहे थे कि सख्तियाँ उस वक्त की जा रही थी, लेकिन अब चौथी लहर में एक दफ़ा हमने देखा कि सख्तियाँ की गई, लेकिन उसके बाद थोड़े से हालात नॉर्मल हुए, फिर चौथी लहर के दौरान ही दोबारा से कुछ सख्तियाँ की जा रही हैं। ये इतनी एक्सटेंडेड क्यों है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि प्रॉब्लम ये है कि देखिए सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जितने भी कवानीन या जो भी ऑर्डर हो रहे हैं वो शायद हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो लहर है ये फैलती चली जा रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये चूँकि ये एक ऐसी वेव है और ये जो वेरिएंट है, खासकर ये वेरिएंट इतना ज़्यादा सीवियर है कि ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और बदकिस्मती ये है कि हम इसलिए नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि हम हुकूमती सतह पे भी देख रहे हैं और अपोजिशन की सतह पे भी देख रहे हैं कि शायद अवाम का शायद कोई ख्याल नहीं कर पा रहा और शायद अपना सब ख्याल कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से मजमा ज़रूर लगाया जा रहा है। हम चाहते ये हैं कि लोगों को घर पे रखा जाए, कम से कम उनको अपने काम के लिए या जरूरियात के लिए बाहर निकलें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी हमारे जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो तो लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं जलसे जुलूस के लिए या किसी फंक्शन के लिए, कोई तकरीब हो रही है, कोई इनागुरल सेरेमनी हो रही है। तो मैं तो नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी आप इस पर काबू पा सकेंगे। और ये रवैया अगर हमारा रहा तो शायद हम बहुत दूर रह जाएंगे दूसरे ममालिक से। और दूसरी तरफ वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि स्लो ही कहूँगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यास्मीन राशिद ने भी कहा है और ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे डेली 5 लाख अफराद वैक्सीनेट हो रहे हैं, लेकिन उनकी बात ये भी दुरुस्त है कि कम से कम हम 10 लाख वैक्सीनेट करेंगे डेली। तो अगर ये कर पाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मकसद सिर्फ हमारा ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। अब बहुत सी जगहों पे मैं शिकायत सुन रहा हूँ कि लोग आते हैं वहाँ वैक्सीन लगाने के लिए, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को फाइजर का फर्स्ट डोज, मॉडर्ना का फर्स्ट डोज लगाए, वो बेचारे सेकंड डोज की जो डेट है उनकी, वो इधर उधर फिर रहे हैं, किसको कहा जा रहा है उस सेंटर में चले जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट तो ये कह रही थी और जो इंतजामिया है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था, जब किसी शख्स को पहली डोज लगाई जाती है, अगर उसको 2 डोजेज लगनी है, वो वाली वैक्सीन है, तो दूसरी डोज तो उसकी पहले ही अलहदा कर ली जाती है, सिस्टम के अंदर सब शो हो रहा होता है। क्या ऐसा नहीं हो रहा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल में ऐसा नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं किया जा रहा, और उसकी जिसकी वजह से लोग जो है अपने डेज पे आते हैं और फिर जो है वो लोग सिफारिश लगाते हैं कि भाई कहीं से हमें वैक्सीन मिल जाएगी फाइजर की। मैं रोजाना लोगों की कॉल्स अटेंड करता हूँ कि लोग परेशान हैं कि वैक्सीन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से लोग हो सकते हैं कि लोग जो कि एक वैक्सीन लगा के ही उसको ये कहें कि नहीं भाई अब कौन इतनी बार बार हम सेंटर जाएं और वहाँ पे मिलती नहीं है, तो लोग छोड़ देंगे, सेकंड डोज नहीं लगाएंगे। और हमें खतरा है कि जो वैक्सीन की तादाद हम बताई जा रही है NCOC की तरफ से,
और जब ये कंप्लीट हो जाए तो पता चले कि जी इसमें से 50% लोग जो हैं वो लोग हैं जिनको कि सेकंड डोज लगे ही नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो मैं समझता हूँ कि इसको मैनेज करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है इन वैक्सीन की या फिर कोई और रीजन है जिनकी वजह से प्रायोरिटी कोई और चीज है? देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो हम वैक्सीनेशन लगाने के जो नंबर ऑफ वैक्सीन के लगाने की जो वो है एक तरीक़ेकार है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 17 साल का की एज को भी अब 1 सितंबर से उनको लगाने की का कह दिया गया है। तो वो फिर 17 साल के यंग लड़के तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो भी आ जाएंगे। फिर जो है बाकी सिंध में ये ऐलान हो गया है कि जी बिल्कुल 9वीं था 12वीं यानी कि 15 से 18 इयर्स का ग्रुप बनता है एज। एग्जैक्टली। तो फिर ये वैक्सीन एक तरफ तो ये ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ से अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनको लगा है वो परेशान हो रहे हैं सेकंड डोज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी दरख्वास्त होगी NCOC से कि तमाम प्रोविंस में ये देखें कि ये क्या वजह है, उस वजह को फौरी तौर पे दूर किया जाए कि जो आदमी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, अपना जरूरी कोई काम छोड़ के जब सेंटर पहुंचता है और उसको वहां से वापस कर दिया जाता है, फिर तीसरे चौथे दिन फिर बुलाया जाता है, फिर उसको नहीं मिलता है, तो ये अमल बहुत ही तकलीफदेह है उन लोगों के लिए। तो लोग डिस्करेज हो रहे हैं और फिर जब वो जाकर अपने मोहल्ले में ये बताता है भाई मुझे तो आज भी वैक्सीन नहीं लगी सेकंड डोज, तो लोग हिम्मत नहीं करते कि अच्छा यार फिर हम क्यों लगाएं भाई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमल है ये लोगों को डिस्करेज कर रहा है। हम तो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगाएं, प्लीज वैक्सीन लगाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह से लोगों को डिस्करेज किया जाएगा तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमारी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है NCOC से कि सबसे पहले आप इंश्योर करें कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग गया है उनको सेकंड डोज उनको उसी डोज पे लगे जब वो वहां जाएं अपने सेंटर पे सेकंड डोज लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप सिंध जिस तरह से फैसला कर रहा है और वो जो एज ब्रैकेट बन रही है तकरीबन 9वीं की अगर बात कर लें तो 14-15 साल के बच्चे इसमें होते हैं, सिंध खुद से ये फैसला कर लेगा कि 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा ली जाए, ये मतलब कि ये दुरुस्त होगा या हमें किसी डेटा की बिना पर ये फैसला करना होगा और कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए ये भी तो हमें मतलब कि अगर देखा जाए सबको मिलकर फैसला करना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जनवरी 2020 से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जो कि फेडरल पॉलिसी हो और वो तमाम सूबे उसको अमल करें। और जिस सूबे में प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट आ रही है तो वो NCOC वहाँ पर जाके उनकी मशावरत से फिर उनका इंडिविजुअल तौर पे फैसला किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैसला जो 9वीं जमात का या स्कूल लेवल पे जो वैक्सीनेशन का है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से किया जाएगा। यकीनन डाटा जरूर अवेलेबल होगा, लेकिन वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट है, जो वैक्सीन मंगवाने का अमल है वो तो NCOC कर रही है। हाँ जी। तो जब NCOC तमाम सूबों को वैक्सीन दे रही है तो सिंध गवर्नमेंट को तो वैसे भी सामना है। अभी यहाँ पे अगर कराची की बात की जाए तो कराची में साइनोवैक सेकंड डोज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं अभी। अच्छा। तो ये अमल जो है ये कैसे 9वीं और 10वीं और 12वीं जमात तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम किया, लेकिन अपना इंतजाम कैसे कर सकते हैं जबकि ये वैक्सीन थ्रू NCOC आनी है। तो ये तो एक ठीक है, बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे, सिर्फ ऐलानात से जो है शायद नुकसान भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और बाकी यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, सबकी एक पॉलिसी होनी चाहिए और जो NCOC की जानिब से डायरेक्शंस हों, गाइडलाइंस हों, उनके मुताबिक ही ये फैसला करना चाहिए कि अब किस एज ग्रुप को हम वैक्सीनेट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी के मसाइल भी आएंगे और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आपने वैक्सीनेट करते हुए ये भी मलहूज़े खाते रखने हैं कि हम किस एज ग्रुप को कौन सी वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने मुल्क में तालीम के फ़रोग के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों के बच्चों को उन्होंने अब स्कूल में दाखिला दिया, उनका कि दिया जाएगा उन बच्चों को। हाँ जी, ये फैसला किया गया और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन
सानिया निश्तर का कहना है कि इस हवाले से वजारत तालीम के साथ मुआहदा हमारा तय पा गया, जिसके मुताबिक वजारत तालीम के मातहत इदारे जो NCHD है उसके स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, जबकि एहसास प्रोग्राम इस मंसूबे को फ़ंड करेगा। यकीनी तौर पर एक बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला है और बच्चों की तालीम से बेहतर क्या हो सकता है। और जब तालीम के लिए फ़ैसले किए जा रहे हों तो वो हर किसी को अच्छे लग रहे होते हैं और दुनिया में भी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। ख़ास तौर पर हम एहसास प्रोग्राम की बात करें तो दुनिया भर में सराहा जा रहा है पाकिस्तान के इस एहसास प्रोग्राम को। खैर, हम तालीम के हवाले से बात करेंगे, जो फ़ैसले किए गए हैं ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। डायरेक्टर जनरल कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये एहसास प्रोग्राम के तहत सर कितनी तादाद में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिनके तालीमी अखराजात उठाए जाएंगे? कौन से बच्चे इसके लिए समझे जाएंगे कि जो मेरिट पर हैं? किस तरीके से ये फैसले किए गए? अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। मुझे मौका देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल जो है हमारा एक मुआहदा तय पाया है जो बेसिकली NCHD नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और BISP एहसास प्रोग्राम के तहत इसको साइन किया गया है। और साइनिंग सेरेमनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हुई, जिसमें हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत साहब थे और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन थी सानिया निश्तर साहिबा और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के चेयरमैन अमीरुल्लाह खान मरवत थे। मैंने और DG BISP ने इसको साइन किया है। और इसकी तफसील कुछ यूँ है कि हम एक दूसरे से कोलैबोरेशन के ज़रिए वो लोग, वो फैमिलीज़ जो बेसिकली एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बाकायदा मंथली जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैश डिसबर्समेंट करती है। गरीब लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए या तालीम हासिल नहीं कर सक रहे और वो आउट ऑफ स्कूल है, तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए बेसिकली प्रोग्राम है जिसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की टीमें जो हैं वो जाके घर घर सर्वे करेंगी जो इन फैमिलीज़ का, और जो बच्चे आइडेंटिफाई होंगे उनको फिर स्कूलों में दाखिल किया जाएगा और उनको बाकायदा वज़ाइफ दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम 2 साल इनिशियली 2 साल के लिए होगा और इसमें कोई तकरीबन जो टारगेटेड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो तकरीबन 3 मिलियन है, 30 लाख बच्चे हैं। लेकिन तादाद जो एक्चुअली अगर देखी जाए पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो इस बात पे भी कल डिस्कशन हुई मिनिस्टर फॉर एजुकेशन और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन के दरमियान कि इनको वो बच्चे जो एहसास प्रोग्राम की फैमिलीज जो फ़ायदा उठा रही हैं उसके अलावा हैं, उनको क्या किया जाए। तो सानिया निश्तर साहिबा और हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इस बात पे एग्रीड थे कि इनिशियली ये प्रोग्राम उन्हीं एहसास प्रोग्राम के फ़ायदा उठाने वाले फैमिलीज़ के बच्चों के लिए होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको दूसरी फैमिलीज और जो गरीब लोग हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, उनके लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा बेग साहब, अक्सर बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते क्योंकि वो घर वालों के लिए पैसे कमा रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कूल की तरफ कैसे माइल किया जा रहा होगा? अच्छा, इसमें इकरा ऐसा है कि बेसिकली एहसास प्रोग्राम के लोगों के लिए, उन्हीं गरीब गुरबा के लिए है जो बेसिकली जिनके मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है। अब मीन्स ऑफ अर्निंग जिन फैमिलीज के लिए, उनको तो ऑलरेडी जो एहसास प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो है ऑलरेडी दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, कैश डिसबर्समेंट हो रही है। लेकिन उनके लिए महंगाई के दौर में शायद ये पॉसिबल नहीं होता, या जो आप बात कर रही हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कुछ अर्न करके फैमिलीज के लिए ले आते हैं। तो ये इंसेंटिव, ये स्कॉलरशिप्स, ये जो वज़ाइफ दिए जाएंगे बेसिकली इसी पर्पस के लिए हैं, उसी कमी को पूरा करने के लिए दिए जा रहे हैं, सो दैट कि वो बच्चे जो फर्ज किया महीने में 1-2 हज़ार रुपए कमा के ले आते हैं अपने घर वालों के लिए, उनको उतना वजीफा मिल जाएगा सो दैट कि उनकी एक हेल्प हो जाए और वो स्कूलों में चले जाएं, वो एजुकेशन हासिल करें और कौम के लिए एक सरमाया साबित हों। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेग साहब, आपने कहा कि अभी सर्वे किया जाएगा, फिर बच्चों की निशानदेही की जाएगी, कितने बच्चे बाहर हैं। 2 साल के लिए अभी इनिशियली ये प्रोग्राम है, इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये जो सर्वे है ये बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है और शायद सबसे मुश्किल मरहला यही होता है कि आपको एक्चुअल तादाद का पता लग जाए। तो इसमें कितना वक्त लग जाएगा? आप लोगों ने क्या अभी तक इसके ऊपर काम किया?
देखिए जी, इसमें हमारी NCHD की जो टीमें हैं, हमारे फील्ड अफसर जो हैं वो ऑलमोस्ट कोई एंगेज्ड होंगे अबाउट 1000, और वो घर घर जाएंगे। तो वो सर्वे हमारा ऑलरेडी एक यानी ह्यूमन रिसोर्स है NCHD के पास, वो घर घर जाके टैब्स उनके पास होंगे और वो अब हमारे पास एक डेटा आएगा। डेटा कौन सा है? उन गरीब फैमिलीज के है जो बेसिकली ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम में उनको कैश डिसबर्समेंट हो रही है, वो ऑलरेडी उनकी इमदाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। अब ये फैमिलीज टारगेटेड फैमिलीज हैं और वहां पे घर घर जाके ये सारी इंफॉर्मेशन लेना कि जी कितने बच्चे हैं और किस एज ग्रुप के हैं, वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और उसमें देखें ये जो सर्वे होगा बेसिकली ये फ्राम जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से लेकर और मिडिल सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूल सबके बच्चों के लिए होगा। जो बच्चा भी नहीं जा रहा, जो भी उस फैमिली में से, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको दाखिल कराया जाएगा, उनको वज़ाइफ दिए जाएंगे। तो ये ऑलरेडी फैमिलीज जो है वो टारगेटेड फैमिलीज है। ठीक है बेग साहब, कोई सीट्स तो नहीं रखी गई हैं क्योंकि यकीनी तौर पर अगर हम देखें तो फंड्स के हवाले से भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं। 5000 बच्चे हुए तो 5000 के 5000 को बुलाया जाएगा, 5 लाख हुए तो 5 लाख के 5 लाख को स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा। तो या कोई हद रखी गई है कि नहीं इतने बच्चे हम जो हैं फिलहाल अभी उनको लेके आ रहे होंगे? नहीं, इसमें कोई हद नहीं है जी, जितने बच्चे होंगे वो मैंने बताया कि इनिशियली टारगेट है 30 लाख बच्चों का, तो इन सबको वज़ाइफ दिए जाएंगे, इनसे कोई फीस वसूल नहीं होगी। ये तो बेसिकली एक इंसेंटिव, एडेड इंसेंटिव दिया जा रहा है, ना सिर्फ मुफ्त यानी तालीम दी जाएगी बल्कि उनको वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। यानी छोटे बच्चे जो हैं उनको 1500, उसके बाद 2500, 3000। और बच्चियों के लिए मैं आपको एक और चीज़ एडेड वो बता दूं कि इसमें जो बच्चियां हैं उनके लिए पैसे बच्चों की निस्बत यानी लड़कों की निस्बत लड़कियों के लिए ज्यादा रखे गए हैं। अच्छा। कि अगर 1500 रुपए एक लड़के को मिल रहे हैं तो इनको जो लड़की अगर स्कूल जाएगी उसको 2000 रुपए दिए जाएंगे। अगर लड़के को 3000 मिल रहे हैं तो उनको 3500 दिए जाएंगे। तो ये उनके लिए भी एक तरह से इंसेंटिव के तौर पे होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन बेग साहब। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, एक अच्छा इनिशिएटिव है और तालीम हासिल करना हर बच्चा जो है ये उसका हक है और ये हक रियासत ही पहुंचा सकती है। एक अच्छा फैसला किया कि हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, बदलते हुए गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी ने अमराज़ क़ल्ब में तशवीशनाक हद तक इजाफा कर दिया। ताहम ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी की इस मसरूफियत को बरकरार रखते हुए दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही इकरा माहिरीन सेहत के मुताबिक अमराज़ क़ल्ब दुनिया भर में अगर इंसानी हलाकत की वजह समझी जाए किसी बीमारी की वजह से तो वो सबसे बड़ी, और हर साल दुनिया भर में 1,80,00,000 के करीब अफराद दिल की बीमारियों के बायस हलाक हो जाते। बिल्कुल, और अमराज़ क़ल्ब की शरह में इजाफे की वजूहात जो हैं वो गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी बताया जाता है। बहुत ज़्यादा काम का बोझ कहा जाता है कि एक रीज़न ये भी हो सकती है नींद का ख्याल ना रखना, जंक फूड का इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पर एक्सरसाइज ना करना और जहनी तनाव जो है, ये तमाम चीज़ें कहते हैं कि जी इसकी मतलब इजाफा करती हैं। इसकी वजह से मतलब हार्ट कि ज़्यादा अगर हम देखें तो हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है उसका बहुत ज़्यादा असर है इन चीज़ों के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर। यकीनी तौर पर हम जो सोच रहे होते हैं ना उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। इसी तरह एक और मरज़ की हम बात करेंगे, ब्लड प्रेशर की बात करें, ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ख़ामोश कातिल भी हम ब्लड प्रेशर की बीमारी को कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मुख्तलिफ अमराज का शिकार करके मौत की जानिब ले जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ अगर हम बात करें उम्र बढ़ने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो बढ़ना शुरू होता है, जबकि जहनी दबाव और स्ट्रेस जिसे कहते हैं इसमें इजाफा कर देता है। माहिरीन तिब का कहना है कि चंद ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से बआसानी इन चीज़ों को या ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अब मामला ये है कि हम नौजवानों को ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि नौजवानों में एक बड़ी शरह अब हमारे सामने आ रही है। 30s के बाद की हम खुसूसी तौर पर बात करें तो अचानक से पता लगता है कि वो नौजवान हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और वो सरवाइव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी जो है चौंका देने वाली या टेंशन वाली बात है। तो क्या होता है
पता ही नहीं लगता, या फिर इंडिकेशंस जो हैं वो कुछ आ रही होती हैं, कुछ पता लग रहा होता है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। और क्या वाकई हमारी ग़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है, इससे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर दर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें जो हमने की हैं, ख़ास तौर पे पहले हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। एक तो बुज़ुर्गों का फैक्टर है कि हम देखते हैं कि वो मसाइल होते हैं, और फिर नौजवानों में भी आ रहा है। दोनों को एड्रेस कीजिएगा, क्या ये बड़ी वजूहात क्या होती हैं जब आप लोग किसी मरीज़ को देख रहे होते हैं? डेफिनेटली जी, आपने बीच में बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। एट द कोर्स ऑफ दिस आई विल हाईलाइट ईच ऑफ देम। बिल्कुल आपने सही कहा कि हार्ट डिज़ीज़ जो है इट्स वेरी रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा जो है हमारी पॉपुलेशन में, एंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ्स। मतलब आई थिंक कि शायद कैंसर्स एंड एवरीथिंग जिनके हम बहुत सोच रहे होते हैं कि जी कोई बहुत डेविस्टेटिंग बीमारी है, उनसे तो बहुत ज़्यादा नंबर है हार्ट डिजीज़ जो पेशेंट्स जिनकी डेथ्स हो रही हैं। और पिछले कुछ सालों में जो है उस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और लाइक यू सेड कि उसमें हमारी डाइट का, हमारे कुछ बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस जो आ गए हैं। हम जिस तरह जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा बैठना जो है वो मोबाइल्स के ऊपर, डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर यूज़ बढ़ गया है। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं। इवन आप यंगर एज से देखें तो बच्चे जो पहले चूँकि ज़ाहिर है कोई एक्टिविटी नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंड्स एंड पार्क्स में नज़र आते थे, अब वो आपको फ़ोन्स एंड टैबलेट्स के ऊपर नज़र आते हैं। वो एक लाइफस्टाइल शायद बचपन से ही स्टार्ट हो गया और आप उसी के साथ बड़े होते हैं और आप फिर उसी तरह से ही आप गाइड होते जा रहे हैं। चूँकि एक थोड़ा सा एज के साथ नेचुरल डिटीरिएशन होती है बॉडी की, तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर पहले बन जाता था कि जिस तरह बहुत सारी बीमारी होती थी उस तरह हार्ट की बीमारियां भी, और चूँकि जिस तरह शरियानों की इन्वॉल्वमेंट है वो भी वक्त के साथ साथ एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो वो हम देखते थे कि पहले एक हायर एज ग्रुप के ऊपर 50s एंड 60s एंड 70s के ऊपर जाके हमें हार्ट डिजीज़ अलॉन्ग विद अदर डिजीज़ जो है हमें नज़र आती थी। अब कुछ हमारी लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, हमारी कुछ बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड डाइट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की जो है वो कंजम्पशन है, ऑयली फूड्स की है, एंड थर्डली डिक्रीज एक्सरसाइज, एंड अगेन हमेशा मैं फोकस करता हूँ एक बहुत ही इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ स्मोकिंग जो है और अदर टबैको प्रोडक्ट्स जो हैं, उसकी वजह से एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स शायद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जो डिज़ीज़ का ब्रैकेट है वो एक हायर एज ग्रुप से अब नीचे से नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो अपने फैक्टर्स बताए, इनके साथ साथ हम देखें कि जो आप कह रहे हैं कि टेंशन जो बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, उनमें भी कहते हैं कि इसकी जो है ये शरह ज़्यादा हो जाती है हार्ट मतलब के डिजीज़ की। आप क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा मेन फैक्टर ये भी हो सकता है, लोग टेंशन ले रहे हैं और अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको देख कर? देखिए बिल्कुल, स्ट्रेस जो है वो हमेशा एक हमारी बॉडी एक रेगुलेटेड है बहुत सारी चीज़ों से हम हार्मोन्स कहते हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी होते हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि आपकी शरीयानों को तंग कर सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा सकती है। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये हर वक्त हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, एंड स्ट्रेस जो है वो इन हार्मोन्स का एक्सेस करा सकता है। सो डेफिनेटली स्ट्रेस प्लेज अ पार्ट। इसी की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमेशा हम देखते हैं स्ट्रेस इटसेल्फ एकदम कोई चीज़ बीमारी नहीं करा देगा, लेकिन अगर हाँ किसी की शरीयाने से तंग हैं और वो 80-90% ब्लॉक्ड हैं, तो एक स्ट्रेसफुल इवेंट उस वक्त एक बर्स्ट ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन्स उसको जो पहले 90% बन रहा है उसको 100% बनकर आगे हार्ट अटैक करा सकता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हार्ट अटैक की वजह में जो एक कल्मिनेटिंग फैक्टर जो बिल्कुल उस वक्त होता है वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट भी हो सकता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर का और दिल के अमराज का आपस में क्या ताल्लुक है, कितना ताल्लुक है, और अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दिल के हवाले से भी? बिल्कुल, आपने अपनी जो इनिशियल इंट्रोडक्शन दी थी उसमें आपने एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक बात कह दी कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट किलर है। आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट कि बहुत सारे हमारे एक्चुअली लोगों का, चूँकि ज़ाहिर हम रूटीन में पेशेंट्स देख रहे होते हैं, बहुत सारों का ये मानना होता है कि जी सर में दर्द होती है, चक्कर आते हैं, कोई हमें थोड़ा सा ऐसे लगता है तो हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो फिर बढ़ा ही होता है। तो ये सबसे बड़ी जो है एक मिसकंसेप्शन है हमारी जनरल पब्लिक के अंदर कि ब्लड प्रेशर जो है वो शायद सिम्टम्स के साथ ही प्रेजेंट करता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी सिम्टम्स के साथ आ भी सकती है, मतलब आपको
सर दर्द या नौजिया या कोई ऐसी चीज़ फील हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा। तो आपका ब्लड प्रेशर 150, 160, 170, 180 हो सकता है, जबकि नॉर्मल उसकी लिमिट जो है सिर्फ 110 और 120 हम कंसिडर करते हैं, और आपको नहीं भी पता चल सकता। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि ये बहुत साइलेंटली बढ़ा हुआ हो सकता है। और आप देखें ब्लड प्रेशर कैसे आपको मुतासर करे समझना मुश्किल नहीं है। आप एक किसी भी पाइप की एग्जांपल ले लें जिसमें से एक पानी गुजर रहा है, और ये बिल्कुल उसी तरह हमारी शरीर में उसमें से ब्लड फ्लो गुजर रहा है, और जब हम इसको हाई प्रेशर पे कर देंगे तो आप देखेंगे कि पानी बहुत प्रेशर से गुजरता है। और यही प्रेशर अगर कंटिन्यूसली बढ़ा रहे उस पाइप के ऊपर तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी टाइम पे कहीं ना कहीं से लीक कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यही इफेक्ट हमारी शरीयानों पर है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली उन शरीयानों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट किया हुआ है, प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। और दिनों की तो बात है नहीं, जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो ये कंटिन्यूसली बढ़ा रहता है, और दिनों के दिन, हफ्ते, महीने, सालों के साल ये कंटिन्यूसली सारी शरीयानों को डैमेज कर रहा है। ना सिर्फ दिल को जो जा रही हैं, अभी किडनीज़ को जा रही हैं, ब्रेन को जा रही हैं। नहीं तो क्या करना चाहिए? इसको मुसलसल आपको इस पे चेक रखना चाहिए, लेकिन किस उम्र में जाके चेक रखें? नौजवानों को तो कुछ नहीं होता है आमतौर पे, हम मतलब कि घरों में बात हो, तुम्हें क्या हो सकता है? कुछ नहीं, वैसी थकावट है तुम्हें। बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है। नेक्स्ट मेरा फोकस इसी पे है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हर एज ग्रुप में आप एक दफ़ा रैंडमली जस्ट चेक कर लें। आप इवन 20s में भी हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनमें यंगर एज ग्रुप में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। अच्छा, एक दफ़ा साल में एक दफ़ा जस्ट रैंडमली बैठे में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। 25 के हो गए हैं, एक आध दफ़ा जस्ट रैंडमली चेक करें। जैसे जैसे एज आपकी 30s एंड 40s में जाती है, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। अच्छा। और किसी ना किसी टाइम पे अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो फिर हम उस पर फर्दर बात करते हैं कि उसका क्या करना है। हमारा लास्ट जो सर्वे हुआ था आई थिंक 2008 से 2015 का था, जिसके अंदर उन्होंने रैंडमली लोगों के ब्लड प्रेशर चेक किए एंड फिर पूछा कि आप दवाई ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सारा कुछ। तो उसमें एटलीस्ट जो है वो 30%, 32-35% लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनका। अच्छा। तो इट वाज द फर्स्ट मतलब टाइम दे फाउंड आउट कि जी हमारा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एंड उस 60% के अंदर से भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऑलमोस्ट कोई 30-40% लोग जो हैं वो दवाई ले ही नहीं रहे थे, और जो ले रहे थे उसमें से सिर्फ शायद 20-25% होंगे जिनका ऑप्टिमली ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो बहुत बड़ा एक गैप और मार्जिन है जिसमें हम इस एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर को, जो कि दिल की बीमारियों को फर्दर एक्सेलरेट कर रहा है, उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये तो आपने बताया, लेकिन कौन सी ऐसी स्टेज है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इस बंदे को या इस पर्सन को जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम है और इसको अब अपना चेकअप करवाना चाहिए, या फिर जनरली इंसान को एक साल में एक बार हार्ट का चेकअप करवाना ही चाहिए? बिल्कुल ठीक है। पहले ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, मैं ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स भी ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ। अमूमन ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेजेंट करता है थोड़ा सा हेडेक के साथ। हेडेक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, जिसमें और अमूमन सर के पीछे लोग कहते हैं कि हेडेक है, कंधों में कहते हैं एक बोझ सा महसूस होता है, और इसके अलावा चेस्ट हैवीनेस भी लोग बता सकते हैं, और नौजिया अक्सर हो सकता है, या फिर लाइक आई सेड कि बिल्कुल कोई ज़ीरो सिम्टम्स भी हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। जहाँ तक हम हार्ट की बीमारियों की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों के साथ एसेंशियली डील कर रहे होते हैं, जिस तरह जनरली लोगों ने सुना हुआ होता है। एक तो है चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो हम थोड़ा सा पहले से पिक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो है वो एक सडन इवेंट है, कोई भी नाली एकदम से पूरी की पूरी 100% ब्लॉक हो जाती है, और जिस हिस्से को भी हार्ट की वो सप्लाई कर रही है, वो जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो उस वक्त वो वहाँ का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, और इस सारे प्रोसेस को हम हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन टेक्निकल टर्म्स में। चूँकि हार्ट अटैक एक सडन इवेंट है तो इसको पिक करना पॉसिबल नहीं है पहले। जैसे फॉर एग्जांपल यंगर एज ग्रुप में किसी 30-35 साल के अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को हो जाता है, उनको शायद उससे 1 घंटा पहले भी कोई इंडिकेशन ना हो, सडनली होगा, और उस वक्त सिवियर चेस्ट पेन हो सकती है, चेस्ट हैवीनेस हो सकती है। ये अक्सर अमूमन इसके साथ स्वेटिंग होती है। ये पेन जॉ की तरफ रेडिएट कर सकती है, बाजू की तरफ कर सकती है, एक या दोनों, बैक की तरफ रेडिएट कर सकती है। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं हमें नौजिया हो रहा है साथ, या इवन वॉमिटिंग भी हुई। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। उससे पहले जो चीज़ हाँ हम पिक कर सकते हैं, ये जनरली थोड़े से एज ग्रुप ज़्यादा के अंदर हमें मिलता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना बेसिकली होता है जब
हार्ट जितनी सप्लाई डिमांड कर रहा है कि इतना ब्लड मुझे मिलना चाहिए काम करने के लिए, जब वो नहीं मिल पा रहा होता, उसकी रीज़न ये होती है कि नालियाँ कहीं ना कहीं तंग हैं। अगर 100% से कम होते 60, 70, 80, 90% जब तंग हो जाती हैं, ठीक है, तो ब्लड जितना हार्ट खुद डिमांड करता है वो जब नहीं मिलता तो फिर चेस्ट पेन होती है, उसका एंजाइना कहते हैं। ये एक ऐसा सिम्टम है जो हम पहले पिक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कि इस पेशेंट को दिल की नालियाँ तंग होंगी और ठीक। फर्दर इसको टेस्ट किया जाए और उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। चेस्ट पेन भी इसी तरह प्रेजेंट करती है वूमन की, चेस्ट पेन या चेस्ट हैवीनेस होती है, चलने फिरने से बढ़ जाती है, आप बैठ जाएं बेहतर हो जाती है। तो अगर किसी भी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कहते हैं हम थोड़ा सा चलते हैं, सीने पे बोझ कहते हैं, सांस भी चढ़ जाता है, सांस चढ़ना की और भी वजूहात हो सकती हैं। जो क्लासिकल सिम्टम है वो कहते हैं सीने पे बोझ या भार महसूस होता है, हम बैठ जाएं बेहतर हो जाता है। तो ये एक बड़ा क्लासिकल सिम्टम है। अगर किसी को ऐसे है तो फिर ज़रूर अपने किसी ने बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नूर, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने। बड़ा ही अगर हम देखें घरों के अंदर ये अब तो फैमिलीज़ के अंदर कोई ना कोई केस आपको नज़र आ ही जाता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अब नौजवान भी इसको सीरियस लें, अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर करें। बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने अगर अपना जो है हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। खैर हम आगे बढ़ेंगे। दौर जदीद में अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए IT की जो सहूलियात हैं उन पर इन्हसार किया जा रहा होता है, जो कि हमारी मजबूरी भी बन चुका है। अच्छा, अब ख़ास तौर पे हम कोविड की बात कर रहे होते हैं ना, तो कोविड के अंदर ख़ास तौर पे दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ऑनलाइन सहूलतों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा है और आम लोगों के साथ साथ सरकारी दफातर में भी हमने देखा है कि ऑनलाइन वसाइल का इस्तेमाल मजबूरी बन चुका है और जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन डेटा का तहफ़्फ़ुज़ पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुका है। और साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, हमें तो आमतौर पर शायद इसका इल्म भी नहीं है कि हमारा डेटा कैसे चोरी हो रहा होता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि अब गवर्नमेंट के इदारे पर शामिल हो रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए IT सैयद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साइबर सिक्योरिटी इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर जहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद तो है, आम आवाम की भी बात करें और अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, वहाँ पर जो लोग हैं या अफसरान हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है शायद हमें नहीं पता। हमने FBR के मामले के अंदर भी कुछ देखा। Thank you very much for inviting me. साइबर सिक्योरिटी डेफिनेटली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली कोविड के बाद जब हमारे IT का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ मुल्क में और ज़्यादातर चीज़ों का इन्हिसार सारा ऑनलाइन चला गया, IT पे चला गया। उसी तरह हम देख रहे हैं कि ये साइबर अटैक्स में भी इजाफा हो रहा है पूरी दुनिया में। अमेरिका में हमने देखा कि बड़े बड़े उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स हुए, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी रिसेंटली अटैक्स में भी इजाफा हुआ, बैंक्स के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने मुल्क में पिछले 10 सालों में कोई ख़ास इसके ऊपर काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि इस वक्त वी वर नॉट रेडी फॉर ये जो हमें जितना साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमें होना चाहिए था। तो इसके ऊपर रिसेंटली अब गवर्नमेंट ने काम काफ़ी करना शुरू किया है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, मगर बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है इन मसाइल का सामना करने के लिए। सईद अहमद साहब, हुकूमत नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 बना रही है जिसके तहत साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। इस पॉलिसी के हवाले से ज़रा बताइएगा हमें। जी, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है। इससे पहले आज तक हमारे पास कोई ना तो फ्रेमवर्क था, ना पॉलिसी थी और ना कैपेसिटी थी। तो उस हवाले से एक जो पॉलिसी है उसके थ्रू एक साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी बनाई जा रही, जो पूरे पाकिस्तान में जो सूबाई और नेशनल सतह पे चीज़ों को मॉनिटर भी करेगी और उसको एक डायरेक्शन भी देगी। सर्ट एक इदारा होता है जो साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसको कहते हैं, जो इस तरह की जितनी थ्रेट्स हैं उन पे नज़र भी रखता है और उसको कोऑर्डिनेट भी करता है और जिन इदारों में अटैक का खदशा होता है उनको सपोर्ट भी देता है। पाकिस्तान में आज तक अनफॉर्चुनेटली एक भी सर्ट नहीं था और अब हमने उसको इस पॉलिसी के थ्रू नेशनल सर्ट लेवल पे सर्ट बनेंगे, प्रोविंशियल बनेंगे, हर सेक्टर पे, बैंकिंग शोबे में और हर तरह के शोबों में ये टीम्स बनेंगी और एक कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी गवर्नमेंट में
साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक्स होंगे उसको नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में डील किया जाएगा और अवेयरनेस के बिल्ड की जाएगी और एक रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, जिसमें जैसे आपने बताया FBR हैं, ये जो ज़्यादा क्रिटिकल इदारे हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी ताकि ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरी की जा सके। तो ये पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, बन चुकी है और अब इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर जाएंगे। अच्छा ठीक है सैयद अहमद साहब, ख़ास तौर पे अब हम क्योंकि आप IT से रिलेटेड हैं, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कभी कहीं से कोई ख़बर आ जाती है, बंद कर दिया, फिर शुरू कर दिया, फिर बंद कर दिया, कहीं पर तो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। मॉल्स के अंदर भी हम देख लें, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तादाद है लोगों की जो क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं है इसके ऊपर हुकूमती सतह पर कि इसमें ट्रेड की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। और क्रिप्टो करेंसी के बाद तो साइबर सिक्योरिटी की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। ये पैसों से रिलेटेड मामलात हैं, ये कैसे दूसरे मुल्क में चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जी, इस हवाले से पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक आप कह लें कि कॉशियस किस्म की अप्रोच ले रही हैं गवर्नमेंट्स। कुछ जगहों पे अलाउड भी है, मगर क्योंकि इसमें मामलात पैसों के हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के आजकल काफ़ी खदशात हैं और इस तरह के उसका इस्तेमाल जो क्रिमिनल एरियाज में भी होने का खदशा है। इसकी वजह से स्टेट बैंक ने थोड़ी सी इसके ऊपर कॉशियस अप्रोच ली हुई है और इसके ऊपर पॉलिसी बातचीत हो रही है, मगर इस वक्त इसको लीगल नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर। और क्या इल्लीगल है? इल्लीगल है क्योंकि लीगल नहीं किया गया, लेकिन इसको इल्लीगल भी नहीं कहा गया। तो जो चीज़ इल्लीगल नहीं होती वो किसी तरह से तो लीगल होती है। जी, इसके अंदर जो इसकी फॉर एग्जांपल जो क्रिप्टो माइनिंग है और ये चीज़ें इस वक्त इल्लीगल हैं और उसके ऊपर FIA और इन्होंने कुछ माइनिंग के ऊपर छापे मार के उसको बंद भी किया। सो इल्लीगल है इस वक्त। इसके ऊपर कुछ एरियाज में इसके रखने के ऊपर कुछ एरियाज में अभी क्लैरिटी नहीं, लीगल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। वेट एंड सी पॉलिसी। अच्छा, वेट एंड सी पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अहमद साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे। और ये हम बात कर रहे हैं, जब भी आपका मोबाइल आपके पास होता है तो वो किसी भी तरह से आपके लिए सेफ़ नहीं है अगर आपको उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं आता है। हमें जो लिंक मिलता है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। ये तो हम अपनी सतह पर बात कर रहे हैं। अगर रियासती सतह पर देखा जाए तो बड़े बड़े इदारे हैं कि जिनको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है साइबर सिक्योरिटी का। तो हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से अब एहतियात की और दूसरा एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना की पाबंदियां बरकरार रखने का जो फैसला हुआ है, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, कराची के ताजर सिंध सरकार के ख़िलाफ़ जो है अब सामने आए हैं और ताजर बरादरी ने अंदरून सिंध की तरह शहर कायद में भी मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने का मुतालबा किया है, क्योंकि 8 बजे तक का टाइम दिया गया है। तो उन्होंने कहा 10 बजे तक खोलने की हमें भी इजाज़त दी। बिल्कुल। कराची में ताजर एक्शन कमेटी का कहना है कि वफाकी हुकूमत भी कराची में जुमे को कारोबार जारी रखने की इजाज़त दे। और अगर हम बात करें उधर ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की, तो उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इंडोर डाइनिंग जो है वो फौरी तौर पर खोली जाए। ये उन्होंने की जानिब से मुतालबा। और एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि कराची और हैदराबाद के लिए अलग कानून हमें मंजूर नहीं है। लॉकडाउन के नाम पर बहुत नुकसान हमारा हो चुका है। सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फैसले पर नजरसानी करें और वज़ीर-ए-आला सिंध महकमा दाखिला को तरमीमी नोटिफिकेशन जारी करने के अब अहकामात भी। बिल्कुल। और महकमा दाखिला के नए अहकामात में हैदराबाद, कराची में इंडोर डाइनिंग जो है उस पर पाबंदी बरकरार रखी गई है, जबकि इससे पहले NCOC ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया था, जिसके तहत लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियाँ जो थी वो रात 8 बजे तक उन्होंने कहा था कि बंद कर दी जाएंगी। अब ताजर बरादरी का लाएअमल क्या होगा अगर हुकूमत उनकी बात नहीं सुनती है, तरमीमी जो नोटिफिकेशन है उसको जारी नहीं किया जाता? ताजरों के मसाइल हैं क्या? कराची में हमें पता है कि कोरोना की जो मुस्बत केसेस की शरह है वो ज़्यादा है फ़िलहाल। तो फिर ये मुतालबा ताजर बरादरी की जानिब से क्यों किया जा रहा है, ये उन्हीं से ही जानेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे। अंजुमन ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कुरैशी साहब, अभी क्या एतराज़ात हैं आपको कि 10 बजे तक मार्केट्स हम खोलना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि पहले बंद कर दी जाए क्योंकि अभी भी कोरोना केसेस वहाँ पर ज़्यादा हैं? तो अब आपके मुतालबात क्या हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात पहले दिन से लेकर आज तक वही है, और जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो इस वक्त एक सूबे में 2 किस्म का कानून नाफिज करना चाह रही है, ताजिर बिरादरी पहले ही उसे मुस्तरद कर चुकी है। अब ताजिर बिरादरी अपने हुकूक के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले हमने बहुत तरीके से इस मुल्क की बेहतरी और आवाम के लिए हमने कोई इतना बड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया जो कि हमारे लिए मसाइल, हमारे मुल्क के आवाम के लिए कोई मसाइल बने। लेकिन आप ये देखें, जो भी मामला ताजिर बिरादरी के हवाले से होते हैं उस वक्त उन पर सख्ती आ जाती है। लेकिन आप देखें 2 दिन पहले वजीर आला साहब किस तरीके से SOP की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उसके बाद PDM का जलसा कराची में होता है, उसके बाद बिलावल साहब जो है खैरपुर जाते हैं। मुझे ये बात पता नहीं पड़ती कि सिर्फ कोरोना के कारोबार करने से फैलता है। यार आप हुकूमती लोग हैं, आप कम से कम अपने आप पर तो SOP जो है वो लागू करें, लेकिन आप थोप दिया जाता है। अब देखें जी, कराची सबसे बड़ा मतलब टैक्स देने वाला सिटी है, पूरे पाकिस्तान के लोग ताजिर यहाँ आते हैं, उन पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि जी आप 2 दिन सेफ डे होंगे और आपके लिए 8 बजे की टाइमिंग है। इसी तरीके से हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन मामलात इन्होंने ये सिंध गवर्नमेंट ने अहद कर लिया है, किसी भी तरीके से कराची का ताजिर, सिंध का ताजिर वो कारोबार ना कर सके। और इनके साथ जो सौतेलापन इस वक्त हो रहा है, खुदारा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं इस पे सो मोटो लिया जाए। जिससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आ चुकी है, जिस किस्म की ये पाबंदियां लगाना चाहते हैं वो ताजिर बिरादरी कबूल नहीं करेगी। और ताजिर बिरादरी के साथ 18 माह हो चुके हैं। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का, लेकिन कुरैशी साहब, क्या ताजिरों की तरफ से कस्टमर्स और मुलाजिमीन की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया गया है? चेक बाउंस हो चुके हैं। बिल्कुल बनाया गया है। हमने बार बार ये हुकूमत से कहा गया है, जो वैक्सीनेशन नहीं करता उसे कारोबार करने की इजाजत आप ना दें, लेकिन हुकूमत हमारी सुनती ही नहीं है। हमने कहा कि हमारे स्टाफ की वैक्सीनेशन हो चुकी है, ऑनर की हो चुकी है, आप आकर वहां विजिट करें सरकारी ऑफिसर, और आकर चेक करें, और वो उसकी वैल्यूएशन करता है कोई ताजिर, बिल्कुल आप उसकी दुकान सील कर दे, उसे फाइन कर दे। लेकिन वैक्सीनेशन भी हम करवाते हैं, उनके कैंप भी लगवाते हैं, और कारोबार भी हमारा बंद होता है। मुझे नहीं समझ में आता साइंस सरकार की पॉलिसी है तो है क्या, ये किसी के समझ में नहीं आएगी। ये महसूस होता है कि ताजिर दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। ठीक है जावेद कुरैशी साहब, पहले अगर हम देखें स्कूल एसोसिएशंस जो थी उनके भी कुछ ऐसे ही मसाइल थे, स्कूल बंद थे, तो वो भी मुलाकात कर रहे थे, उनकी वजीर तालीम जो सिंध है उनसे मुलाकात हुई, मामला तय पा गए। आप लोगों से किसी की मुलाकात नहीं होती है? आप लोग जब ये आवाज़ उठाते हैं तो कोई सिंध हुकूमत का नुमाइंदा आपसे राबता करता है, या आप लोगों से तो राबता ही बिल्कुल नहीं होता? अब्दुल साहब, सिंध हुकूमत का कोई बंदा हमसे राब्ता नहीं करता, हमारी कोई दाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज आपके तवज्जुह से ये बात सिंध हुकूमत को बता देना चाहता हूं, आप हमें टेबल पे जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें बिठाएं। हम बार बार मुतालबा करते हैं, क्यों नहीं आप उनके मामलात को सुलझाने की कोशिश करते? आप एक शाही फरमान लाते हैं और वो लाकर ताजिर बिरादरी पे मुसल्लत कर दिया जाता है। क्या हम लोग इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमारे लिए खुदा रहा कुछ सोचे हुकूमत। ठीक है हम आपसे भीख नहीं ये बता दीजिए, 8 बजे तक का टाइम है, मुतालबा नहीं किया। ठीक है, 8 बजे तक का टाइम है। अगर 10 बजे तक का टाइम नहीं किया जाता, आप लोग 2 घंटे की एक छूट मांग रहे हैं, ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा। और अगर वाकई ये 2 घंटे की छूट है तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये 2 घंटे का फैसला नहीं होता और 10 बजे तक टाइम नहीं किया जाता तो कितना नुकसान होगा रोजाना की बुनियाद पर? देखिए जी, पहले भी मैं आपको फिगर दे चुका हूं कि इस वक्त कराची की सूरत हाल यह है, डेली बेसिस पे तकरीबन जो दिहाड़ीदार तबका है वो 45 लाख है। वो कराची के अंदर इस वक्त जब लॉकडाउन था तो वो 4 से 5 अरब रुपए का डेली का नुकसान था। आज भी अरबों रुपए का नुकसान है। ये 2 घंटे की टाइमिंग बढ़ाने से कोरोना ऐसे नहीं है कि वो कोरोना आते ही हमला कर देगा 8 बजे के बाद।
लेकिन हुकूमत से हम बार बार मुतालबा करते हैं और हम इंशाल्लाह कल अपनी एक जनरल मीटिंग बुलाकर फैसला करेंगे। हम जुम्मे को भी कारोबार खोलने का ऐलान करते हैं। क्यों हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लेती। अच्छा कुरैश साहब, अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, मुतालिबात नहीं मानती, तो आपका जो ताजिर बरादरी है इसका लाया अमल क्या होगा? देखिए इकरा, हमारा लायामल यही होगा, हम हफ्ते में एक दिन छुट्टी करने के लिए तैयार हैं और रात 10 बजे की टाइमिंग के लिए हम अपना ऐलान खुद कर देंगे। इसलिए हम मजबूर हैं, इस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हुकूमत हमें एतमाद में क्यों नहीं लेती? हुकूमत चाहती क्या है हमसे? हमें बता तो दे। आप ये ना सोचे कराची का मईशत का बेड़ा गर्क जब होगा तो पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होगा। लेकिन हमारे हुक्मरान इस बात को समझने से कासिर है, उन्हें इस बात समझ में ही नहीं आती कि सिंध कराची, भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिटी है वो कराची है, जो कराची कारोबारी हब है। यहाँ से अपना 67% टैक्स जनरेट करता है और उसके साथ आप एक सौतेलापन कर रहे हैं, ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। अब देखें रेस्टोरेंट की तरफ हम आ जाते हैं जी। वो पूरे सिंध के अंदर उन्होंने इंडोर भी खोल दिया है जी, लेकिन यहाँ कोई बात ही नहीं है। यही शादी हाल के साथ है जी, इंडोर शादी हाल में भी इजाजत नहीं है। ये सारा कोरोना कराची हैदराबाद में ही आ गया है। इनके जलसे जुलूसों में कोरोना नहीं फैलता। मुझे अफसोस है, हुकूमत खुदारा हमारी बात को सुने और हमें कुछ रिलीफ दे कारोबार करने के लिए। हम कारोबार करने के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हमारी और कोई हुकूमत से ठीक है जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे। ताजिरों के, छोटे ताजिरों के खुसूसी तौर पर बड़े मसाइल हैं और इनको हल होना भी चाहिए है। और पहले भी सिंध के अंदर ख़ास तौर पर ये मामलात सामने आते हैं, दीगर सूबों के अंदर इतने ज़्यादा मसाइल सामने ताजिर बरादरी के भी नहीं आए। ठीक है, छोटे मोटे इख्तलाफात हर अगर शोबे से वाबस्ता हम अफराद देखें उनके रहे हैं, लेकिन ताजिर, छोटे ताजिर ख़ास तौर पर सिंध में बारहा ये कहते रहे कि हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका हल एक ही निकल सकता है कि आप ऑन बोर्ड लें इन लोगों को और फिर इनके मसाइल को सुने और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा तजावीज़ भी दी हैं, उन तजावीज़ पर अमल करें और उनको कारोबार खोलने की, मतलब जिस तरह से वो कह रहे हैं उस तरह से। वैसे शहरियों की कितनी जिम्मेदारी है, मतलब आप देखें, आप लोग तो शायद एक चीज़ खरीदने के लिए जाते होंगे ना, आप लोगों ने तो 2000 की, 3000 की, 1000 की, 5000 की, चले 10,000 की शॉपिंग करनी होगी। और आप लोग जब SOPs का ख्याल नहीं रख रहे होते तो जिनका कारोबार ही ये है उनको कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से, कि हम लोग बाज़ारों में जाते हुए SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर आप सोचें, एक बड़ी तादाद में लोग, अगर हम बाज़ारों से ताल्लुक़ रखने वाले ये छोटे ताजरान को देखें, कितने लोग हैं जिनको नौकरियों से निकालना पड़ा। सेल्समैन जो थे उनको निकाला गया क्योंकि कारोबार नहीं है। कहाँ से जो है उनके तनख्वाहें दी जा सकती हैं, अखराजात उठाए जा सकते हैं। तो ये हमारी भी कोताही है इसके अंदर। किसी दूसरे का कारोबार बंद करने में हमारा भी उतना ही हाथ है, क्योंकि हम बाजार में जाते हुए इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि इसके ऊपर कितना प्रेशर है। चुप बाजार बंद कर दिए जाते हैं। कह रहे होते हैं कि मास्क भी लगा ले, मास्क लगा ले, लेकिन मैंने खुद बहुत सारा देखा है कि मास्क नहीं लगा रहे, लड़ाई शुरू कर देते हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी कोरोना है ही नहीं है, तुम लोगों ने कोरोना बनाया हुआ है। खैर, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके कारोबार हैं और उनकी रोज़ी रोटी, बच्चों का खाना वो वहीं से लेके जा रहे होते हैं। जहाँ पर आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके बच्चों के बारे में भी सोचिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घने और लंबे बाल। हमेशा से ही, अच्छा चलें, लंबे बाल औरतों की तरफ हम ले जाते हैं, लेकिन मर्दों के लिए है कि घने बाल उनको भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ज़्यादा, और जितना हेयर ट्रांसप्लांट है वो मर्द ही करवा रहे हैं। खवातीन इतना नहीं करवा रही होती, क्योंकि खवातीन के वैसे ही एक नेचुरली उनके तो बाल मतलब होते ही हैं इस तरह के, लेकिन बहुत सारे हम देखते हैं मर्द हज़ार जिनको कराना पड़ रहा होता है ट्रांसप्लांट, बड़ी तादाद में। बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद होगी। खैर, इनके पीछे जो है लंबे बालों की क्यों अगर बात करें तो ये एक रात में तो हम हासिल कर नहीं सकते। पीछे इनके बहुत ज़्यादा बरसों की मेहनत और आप कह लें कि सब्र छुपा होता है। मगर वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी नायाद खातून ने किसी ख़ास मकसद के लिए अपने खूबसूरत लंबे बाल कटवा कर सबको हैरान कर दिया। हाँ जी, ज़हाब कमाल खान ने 17 साल के बाद, 17 साल, कई लोग हमें सुन रहे होंगे उनकी 17 साल उम्र नहीं होगी, 17 साल के बाद अपने 6 फीट और 3 इंच लंबे बाल कटवा कर
उसमें से एक बड़ा जो हिस्सा है 5 फुट तकरीबन 1 इंच है, वो हम ज़हब से पूछ भी लेंगे कि क्या इतना ही है, उसको अतिया किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उन्होंने काम किया है ये इसलिए नहीं किया कि कटिंग का दिल कर रहा था कि बाल कटवा लूँ तो जाके बाल कटवा ली, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉज है। बिल्कुल, वो कॉज ये है कि वो उसको डोनेट करना चाहती थी। और जैसे उन्होंने जब ये उनकी एक वीडियो थी ना, जब उनके बाल मतलब कटिंग करवाई थी, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, जो उनकी नीयत थी उसको भी पसंद किया और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल भी हो रही है। और अगर देखा जाए तो बाय प्रोफेशन तो ये स्क्वॉश की खिलाड़ी भी हैं। हाँ जी, आप देखें कि एक प्लेयर होते हुए साथ साथ इतने बड़े बाल, इतने लंबे बाल संभालना, और अपने बाल ये जो है ना झड़ने से, मतलब अपने बाल जिन बच्चों के झड़ जाते हैं, मुतासरा बच्चों के लिए विग बनाने वाले फलाही इदारे को इन्होंने अतिया भी कर दिए हैं। ज़हब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएं कि कितना मुश्किल था ये फ़ैसला करना, जब आपने जिस लम्हे में ये फ़ैसला किया, और वो लम्हा कौन सा था जब आपने फ़ैसला किया, ऐसी क्या वजह बनी कि आपने कहा कि अब मुझे ये बाल डोनेट करने हैं? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मैंने 18 साल अपने बालों की केयर की है। इसके पीछे मेरे घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन प्रॉपर दी है। मेरे फादर का प्लान था कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट तक मुझे पहुंचाएं, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि अगर आप स्क्वॉश खेल रही हैं, और लॉन्गेस्ट ईयर एथलीट का वो चाहते थे कि मैं टाइटल, और इस फैसला था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे ये बहुत प्यार है बच्चों से और मैं उनके लिए बहुत काम करती हूँ पाकिस्तान में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों अपने लिए क्यों रिकॉर्ड बनाऊँ, मैं क्यों उन बालों को अपने लिए रखूँ। तो मैंने बाल, ताकि उन बच्चों के वो काम आएंगे और वो बच्चे खुश होंगे, उनका जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी बाल लगने से। बिल्कुल, यकीनन आपका जो मकसद है वो बहुत ही नेक और बड़ा अच्छा था। लेकिन हमें एक बात समझ यहाँ पे नहीं आई थी, मैं हमजा से ये कही थी कि स्क्वॉश की प्लेयर के साथ साथ इतने लंबे बाल किस तरह से अपने हैंडल किए, ज़रा वो बताइए। क्योंकि हम देखते हैं जो प्लेयर्स होते हैं वो ख़ासतौर पर अपने बाल जो वो छोटे रखना पसंद करते हैं कि हम खेलेंगे या बालों को संभालेंगे। मैं यही बता रही हूँ आपको कि मेरा एक टारगेट था अपना, और मुझे उस टारगेट तक के पहुँचना था, और इसी वजह से बस मेरा फोकस था। मैं बहुत मोटिवेट थी अपने टारगेट के लिए, तो मैंने अपने बालों की बहुत केयर की है। काफ़ी मुश्किल था खेलना, आप सही बोल रही हैं, लेकिन मैं यूज्ड टू भी थी अपने बालों से और मुझे बहुत प्यार था, तो मैंने कभी अपने बालों को कटवाने का फैसला नहीं किया था। और मुझे पता था कि मैं एक दिन गिनीज बनाऊंगी, और उनको मैंने लंबा किया, उनको मैंने हेल्दी किया, और फिर बस सडनली 26 अगस्त मेरे बाल जो हैं वो डोनेट हो गए हैं। 5 फीट 1 इंचेस मैंने डोनेट किए। अच्छा, अभी आप फील कैसा कर रही हैं? मतलब कि ये इतने लंबे बाल थे और उनको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब ज़हब क्या फील कर रही हैं आप? छोटे हो गए बाल, बाकी लोगों का किस तरह का रिस्पांस है? तुम इसमें अच्छी लग रही हो। वैसे ख़ास तौर पे जो है ना, घर में माएँ ये कहती हैं कि बाल छोटे हों तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, वो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रिस्पांस कैसा है और आप खुद कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत स्ट्रेंज फील कर रही थी, और मुझे एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा उसको कि अब मेरे साथ बाल नहीं हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं सुबह उठती थी सोकर, तो मैं अपना बन बांधती थी, मतलब मैं खोल के तो वॉक नहीं करती थी घर में, मैं उनको बन बांधती थी। अचानक से मैं सुबह उठी और मैं वहीं पर ही हाथ लगा रही हूँ सर पे, तो मेरे पास बाल नहीं थे। तो वो एक मेरी जो है ना अजीब सी कैफियत थी वो वाली। फिर इसी तरह छोटी छोटी स्टोरीज मेरे साथ हो रही हैं। मुझे टाइम लग रहा है चीज़ को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हाँ, मुझे मोटिवेट ज़रूर कर रहे हैं बोलकर कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो छोटे बालों में और तुम पे हेयर सूट कर रहा है। लेकिन वो मुझे सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन दिल को मेरे वही तसल्ली है कि मैंने बहुत अच्छी कॉज में अपने बाल, तो मुझे दुख नहीं है। क्यूट तो आप लग रही हैं अभी भी हमने लॉन्ग हेयर में तो देखा है, शॉर्ट हेयर में भी आप अच्छी लग रही हैं। लेकिन जो जिस टाइम वो मोमेंट था जब वो आपके बाल कटे हैं और मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किया, तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी? जरा वो वाला लम्हा भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आंखें बंद रही हैं आपकी इस दौरान कि नहीं मैं नहीं देख सकती हूँ ये क्या हो रहा है?
जी बिल्कुल, काउंटिंग चल रही थी, 10 तक काउंटिंग की थी उन्होंने। और फिर पहले तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, लोगों ने फिर मुझे थोड़ा समझाया, तसल्लियाँ दी, फिर उसके बाद मैं बैठी जाकर 10 तक काउंटिंग हुई, फिर उसके बाद बस मैंने आंखें बंद की और उन्होंने सिजर चला दी। अच्छा, अब हम 17-18 साल मजीद वेट कर रहे हैं या फिर अब ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अब मैं दोबारा से नहीं इनको लंबा करने लगी हूँ? नहीं, मेरा इरादा है, मुझे 17-18 साल का तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना सुकून मिला है ना डोनेट करके, आप सोच नहीं सकते। और मेरा इरादा यही है कि मुझे जब भी अपने बाल काटने होंगे मैं उन्हें डोनेट करूंगी। एक सर्टेन अमाउंट होती है लेंथ की बालों की, और मैं उस लेंथ को ही डोनेट करूंगी, और जितने मजीद मैं बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ मैं अपने डोनेशन से हेल्प करूंगी। अच्छा इकरा, एक सवाल बड़ा अहम है कि वो जितने लोग देख रहे होंगे, ख़ासतौर पर ख़वातीन देख रही होंगी, वैसे तो मर्द हज़रात का भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, ये इतने अच्छे बाल हो कैसे जाते हैं, इनके लिए क्या टोटके करने पड़ते हैं? मैं सबसे बेस्ट टोटका आपको बताऊंगी, जो मेरी दादी अप्लाई करती थी, मुझे ऑयलिंग करती थी वो कम से कम वीक में 2 टाइम्स, और मैंने कोई सप्लीमेंट, कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मैंने कभी भी स्ट्रेटनर लगा के नहीं बालों को रखा, बहुत ही मैंने एक आध दफ़ा कभी स्ट्रेटनर लगाया होगा, मैंने कभी स्ट्रेटनर नहीं लगाया। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कोई मैजिक नहीं है, इसको आपने केयर करनी है खिलाई पिलाई से। आपकी डाइट अच्छी, आपके बालों को ग़िज़ा मिलेगी, वो नेचुरली बढ़ेंगे, और अगर आप उस करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो वो अच्छे लेंथ में नीचे आएंगे और थिक होते रहेंगे। लेकिन लड़कियां चाहती हैं कि बस वो सुबह उठें और उनके बाल लंबे हो जाएं, तो ऐसा कोई करता है। और सबसे पहले आप अपनी खिलाई पिलाई अच्छी करें और ऑयल इस्तेमाल करें, और अपना शैम्पू, जो आपको बालों को शैम्पू सूट करता है आप उसी को ही स्टिक रहना है, उसी शैम्पू को यूज करना है। एवरी मंथ एवरी वीक आपने शैम्पू चेंज नहीं करना। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और अच्छे काम के लिए, मतलब एक ख्वाब तो था कि इसको इतना, और फिर लगाओ आपको कितना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपनी एक चीज़ की इतनी केयर कर रहे हो, और फिर इतने अच्छे कॉज के लिए, उन बच्चों के लिए आपने डोनेट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अब उन्होंने ये प्लान बना लिया है कि अब मैंने लंबे करने, फिर मैंने अच्छा, उन्होंने टोटका ही बता दिया कि जितनी खवातीन वो इस टाइम यही सोच रही हैं कहती हैं, माएँ ठीक कहती हैं, हाँ माएँ बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ऑयल लगा लें, तो लड़कियां जो है ना वो अक्सर ऑयल लगाने से भागती भी हैं। लड़कों का मुझे पता नहीं है, वो तुम्हें लड़के भी भागते हैं, लड़के भी इसी तरह से है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं, ये टोटके कर लेने चाहिए थे। हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, तालीम और तरबियत, ये वो दो चीज़ें हैं जो इंसानी रूह की ग़िज़ा है। और बच्चों की अगर बात करें तालीम और तरबियत की, तो उसमें माँ बाप का किरदार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही माहिर नफ्सियात कहते हैं कि एक बच्चे का जो दिमाग है वो बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, खाली स्लेट होता है, उसकी तरह का होता है, और इब्तदाई उम्र से लेकर उसे शऊर आ जाने तक ये वालिदैन की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो उसे कैसा माहौल फराहम कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस माहौल में जैसे लोगों के दरमियान रहेगा, जो उन्हें करता देखेगा, वही उस कोरे कागज़ या स्लेट पर तहरीर होता चला जाएगा और उसकी शख्सियत बनती चली जाएगी। इसी साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों की तालीम और तरबियत की, तो उसकी जिम्मेदारी जो है चंद साल बाद, पेरेंट्स के बाद जो है वो असातिज़ा के कंधों पर आ जाती है। और यूँ मुआशरे के दो अहम तरीन जो अनासिर है वो वालिदैन और असातिज़ा हैं, क्योंकि दोनों पर ही बच्चे की जो तालीम और तरबियत है वो इन्हसार कर रही होती है। और अगर वालिदैन बच्चे की ज़ाहरी शख्सियत को संवारते हैं तो उस्ताद उनके बातिन को निखार रहे होते हैं। और अहम बात यह है कि असातिज़ा और वालिदैन कोई अलग अलग शोबा नहीं होता, हकीकत में ये दोनों एक दूसरे के काम को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अक्सर इसलिए तो देखते हैं कि टीचर्स जब पेरेंट्स को बुला रहे होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसके अंदर वो बताते हैं आपका बच्चा ये करता है आके, तो फिर कोशिश दोनों की ये होती है कि उसका मकसद
छोटे होते पता क्या लगता है, जो बच्चे हैं उनको ये लग रहा होता है कि जी कि ये तो हमारी शिकायत के लिए जो है ना ये मीटिंग अरेंज की गई है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कुछ असातिज़ा को भी जो ट्रेंड उतने नहीं है, उनको यही लगता है कि इसमें तो हमने पेरेंट्स को बताना है कि आपका बच्चा ये वीक है, करता है ऊपर से। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो कॉन्सेप्ट यह है कि दोनों पार्टीज बैठ के उसका सोल्यूशन निकालते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए जो दोनों पार्टीज को समझ आ रहा हो। तो अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का ये हमें समझ आ जाए ना, मतलब तो मसाइल सारे हल हो जाएंगे। बिल्कुल, सारे मसाइल हल हो जाएंगे और जो बच्चे हैं ना उनका भी माइंड क्लियर हो जाएगा। माँ बाप अगर हम देखें जैसे अपने हर बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ़ होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो टीचर्स हैं वो भी अपने, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो उनकी जो साइकी होती है उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि बच्चा ये जो है किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में ये जो है वो शार्प है, उनको सारी चीज़ों को पता होता है। अलगर्ज बच्चे की तालीम और तरबियत जो है वो वालिदैन और असातिज़ा दोनों की जो है ना बाहमी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मुझे एक ना बड़ा एतराज़ है, वैसे हम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा असलम माहिर नफ्सियात हैं, उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आपसे हमने ये बात जाननी है, स्कूल के अंदर क्लास के अंदर क्या होता है, रीडिंग करनी है, सबसे अच्छा और सबसे ब्राइट बच्चा जो है वही करेगा, आगे बैठना है, सबसे अच्छा सबसे ब्राइट बच्चा ही आगे बैठ रहा होगा। कोई भी चीज़ होने लगे, डिबेट्स कंपटीशन है, सबसे अच्छा सबसे ब्राइट बच्चा जो है उसको कहा जाएगा कि आप डिबेट्स में आए। स्पोर्ट्स हो रही है, बैक बेंचर को लेके जाएं, इस बच्चे को तो आपने लेके नहीं जाना। इस तरह की चीज़ें जब हो रही होती हैं तो हम सेट कर देते हैं कि जी कि ये बच्चे तो आगे आएंगे ही नहीं। मुझे लगता है कि टीचर्स की ज़्यादा अटेंशन बैक बेंचर के ऊपर होनी चाहिए कि भाई तुम आगे आओ, ये रीडिंग आज आप करेंगे, और वो अगर बेचारा 2 लफ्ज भी पढ़ता है उसको अप्रिशिएट किया जाए। वो तो बच्चा पहले ही बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर हम मजीद मेहनत करते जा रहे हैं उसके ऊपर करें। डॉक्टर साहब, ये जो हमने गुफ्तगू की है, आप बच्चों की तरबियत की हम बात करें, पेरेंट्स का तो रोल है, टीचर्स का भी रोल है, इन दोनों को मिला के कैसे चलाना है और बच्चे को बेहतर बनाना है? बच्चों की तरबियत स्टार्ट होती है पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे की तरबियत बेसिकली उसकी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। और तरबियत वो चीज़ है जो बड़ा हमारे यहाँ निगलेक्टेड एरिया है। हम पेरेंटिंग एक बहुत टफ़ काम है और इसमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। हम सीखते कैसे हैं, अपने ही एक्सपीरियंस से सीखते हैं या किसी ने हमें गाइड कर दिया उनके अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, तो इस तरह हम पेरेंटिंग सीखते हैं। हमें असल में नहीं मालूम होता कि बच्चे की पेरेंटिंग करनी किस तरह है। जो आपने बात की सेल्फ इस्टीम की और जो लीडरशिप डेवलप करने की, वो पेरेंटिंग से ही स्टार्ट होता है, पेरेंट्स ही स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा अपने आप को ना अपने पेरेंट्स की आंखों से देखता है। आप उसको जब क्रिटिसाइज़ करते तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुमसे कोई काम सही होता ही नहीं, ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत नॉर्मली यूज़ करते हैं। तुम तो बहुत गंदे बच्चे हो, तुमसे कोई काम अच्छे से होता ही नहीं। अपने छोटे भाई को देखो, वो कितने अच्छे से काम कर लेता है। अपनी उस छोटी कज़न को देखो, वो तो सब काम बहुत अच्छे से कर लेती है, माँ के साथ ये करती है, तुम करते हो ये। पोजीशन फर्स्ट आती है। ये कंपैरिजन्स और बच्चे को जो जजमेंट्स आप पास करते हैं, उसके लिए जो बिलिटलिंग कमेंट्स होते हैं आपके, ये बहुत उसकी सेल्फ स्टीम को डैमेज करते हैं, क्योंकि बच्चा उसी तरह अपने आप को फिर देखना शुरू कर देता है। यहाँ से आप ग्राउंड बनाते हैं और फिर टीचर्स इसी ग्राउंड पे काम करना शुरू करते हैं। अगर आपने सेल्फ स्टीम उसकी शुरू से बिल्ड नहीं की तो वो बैक बेंचर ही बनेगा, और उसको मज़ीद फिर मजबूत कर देते हैं टीचर्स का रवैया कि उसको बूस्ट दिया ही नहीं जाता। फिर देखिए, आपका जो बच्चा है वो ये नहीं हो सकता कि वो दिन में सारा टाइम गलत काम ही कर रहा है, शरारती भी कर रहा है, वो कुछ ना कुछ अच्छा काम भी करता है। वो कोई आपकी जैसे उसने खाने के बाद अगर प्लेट किचन में रख दी, या उसने खाना अच्छे से खा लिया, छोटी छोटी चीज़ें, या बच्चे अपने छोटे बहन भाई को प्यार कर लिया, इन छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि बच्चे की सेल्फ स्टीम बेहतर हो। और बच्चे के लिए रोल मॉडल आपने बनना होता है, ठीक है। पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। बच्चा वो नहीं पिक करता जो आप उसको कह रहे हैं, बच्चा वो पिक करता है जो आप उसके सामने कर रहे हैं। अगर आप उसे कह रहे हैं तुमने गुस्सा नहीं करना, और यही बात आप गुस्से में कह रहे हैं, तो बच्चा क्या पिक करेगा कि भाई गुस्से से ही बात की जाती है। वो ये नहीं सुन रहा कि आप उसको कह रहे हैं कि गुस्से से नहीं करना काम। तो आपका जो है, आपका मेन रोल होता है, पेरेंट्स का मेन रोल होता है कि उन्हें रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए। फिर एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चा चाहे आपका 2 साल से बातें करना शुरू कर देता है, उसके पास अपनी रीजंस होती हैं हर काम के लिए। अगर बच्चा कुछ गलती करता है, आप एकदम से उसको गुस्सा करने की बजाय, उसको मारने पीटने की बजाय, पहले उसका ओपिनियन ले लीजिए। उससे पहले बताइए कि आपका योर लव इज़ अनकंडीशनल फॉर द चाइल्ड। आप चाहे वो गलती भी करता है, हर इंसान गलती करता है, आप बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये काम उसने गलत किया है, वो गलत नहीं है। मतलब ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो बच्चा गलत नहीं हो जाता, वो काम गलत किया, तो उसे ये बताना है कि ये काम आपने आइंदा नहीं करना, इस
ये चीज़ नहीं करनी और आपने क्यों की थी, ठीक है। उसकी रीज़न जानिए, उससे कम्युनिकेट कीजिए ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप हो। और आजकल ये कम्युनिकेशन इज़ द की टूल। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बच्चे जब बड़े होते हैं और आजकल सोशल मीडिया की एक्सेस, आजकल इंटरनेट की एक्सेस इनके पास है, बहुत सारे रास्ते होते हैं इनके पास डिविएट होने के। अगर कम्युनिकेशन का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो आपसे चीज़ें शेयर नहीं करेगा, तो वो कहाँ जाता है, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल बच्चों के पास आपसे दूर जाने के बेशुमार रास्ते हैं, तो आपने उनको क्लोज करना है। फिर वो जो ग्राउंड आपने बनाई होती है उस पर टीचर्स आके मज़ीद काम करना शुरू करते हैं। पहले ग्राउंड पेरेंट्स ही बनाते हैं, अब वहीं पे टीचर्स का भाई वो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है। टीचर के प्रोफेशन में, उसातिज़ा के लिए ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। आपने एक बच्चे की तरबियत करनी है, एक उसको निखारना है आपने। तो उसमें यही होता है कि आजकल क्योंकि टीचर्स अच्छे से तवज्जो नहीं देते, तो वो बच्चे जो पहले से ही ग्रूम्ड हैं उनको ही आगे लेके चला जाता है। वो 3-4 क्लास के बच्चे होते हैं जिनको हमेशा हाईलाइट किया जाता है, जिनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, और वो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं वो शुरू से आखिर तक बैक बेंचर्स ही रहते हैं। आपने उनमें डेवलप ही नहीं करवाया। आपने अभी बात की कि बच्चा कोरा कागज़ होता है, वाकई वो ऐसा होता है। बच्चे को आप पेरेंटिंग से और उसातिज़ा की तरबियत से निखारते हैं, और वो जो बनता है वो आप दोनों की मिलकर जो तरबियत होती है उसका प्रोडक्ट होता है वो। बिल्कुल। डॉक्टर हुमा, काइंडली यहाँ पे ये बताइएगा कि बेसिक ट्रेनिंग की जो कीज़ है वो क्या होनी चाहिए, जो पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही उन पे फोकस रखना चाहिए ताकि वो जो बच्चा बैक बेंचर बन जाता है बाद में जाके वो ना बने, और वो उसकी जो ट्रेनिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। एक तो इसमें आपने कुछ भी ऐसे कमेंट्स नहीं देने, ठीक है। हर बच्चा गलती करता है, बल्कि हर इंसान गलती करता है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो बच्चे को आप जैसा चाहते हैं आपका बच्चा बने, पहले तो एक रोल मॉडल बने उसके लिए, और दूसरा बच्चे को हार्श कमेंट्स ना दें। बच्चा अगर गलती करता भी है तो उसको आराम से प्यार से समझाएं, उसको गंदा ना कहें, उसको गलत ना कहें, उसको स्टूपिड ना कहें, उस बच्चे को बुरा ना कहें, बल्कि उस काम को बुरा कहें, और उसका कंपैरिजंस दूसरे बच्चों से ना करें। क्योंकि कंपैरिजंस करने से जलन, हसद, विंडिक्टिव बिहेवियर्स, एग्रेशन ये जन्म लेता है। इधर ही एक क्वेश्चन ले लें कि कंपैरिजन में हम कहते हैं कि एक होता है गुड कंपैरिजन, एक होता है बैड कंपैरिजन, या कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए या गुड कंपैरिजन हो जाना चाहिए किसी हद तक? कंपैरिजंस इनिशियली अवॉइड ही करें, क्योंकि उसमें आपने हर बच्चा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ आता है, ठीक है। तो आपने बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, उसको किसी से कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजंस पता क्या होता है, उसका कंपैरिजन उसी के साथ। आपने जो पहले ऐसे किया था, अब आपने ऐसे नहीं करना। उस बच्चे का कंपैरिजन उसी के साथ होना चाहिए, ना कि किसी और बच्चे के साथ। वो बिल्कुल डिफरेंट बच्चा है जिसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चे वो, और फिर बच्चों के आपस में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, उसके दिल में ऐसे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, शायद मेरे पेरेंट्स उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, जलन, हसद की फीलिंग, राइवलरी की फीलिंग। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक बच्चा है जो बहुत ही ब्रिलियंट है, और एक बच्चा है कि वो उतना ब्रिलियंट नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद देखें, वालदा देखें, तो शायद वालदा की जो बहन है वो भी बहुत ब्रिलियंट हो, वालदा उतनी ब्रिलियंट ना हो, और वालिद साहब के भाई उतने ब्रिलियंट ना हो, वालिद साहब खुद उतने ब्रिलियंट हों। तो जब हमारे 2 बच्चे हैं, हमें उतना ही दूसरा बच्चा भी ब्रिलियंट चाहिए, उतना ही शार्प चाहिए, उतना ही ज़हीन चाहिए जितना हमारा पहला बच्चा है या कोई और बच्चा है हमारा। तो इसको किस तरीके से पेरेंट्स ने एब्जॉर्ब करना है या समझना है कि ये दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं? यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, जैसे हमारी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, हर एक की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है। बच्चा जो ब्रिलियंट नहीं है वो किसी और चीज़ में डेफिनेटली ब्रिलियंट होगा। ये हो नहीं सकता कि वो किसी भी चीज़ में ब्रिलियंट नहीं है। तो एक बच्चे की कुछ खसूसियात होती है, एक बच्चा कुछ चीज़ों में एक्सेल कर रहा होता है, आपका दूसरा बच्चा डिफरेंट चीज़ों में एक्सेल कर रहा होता है। वो आपने जानना है, आपने ढूंढना है, वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको एट फर्स्ट प्लेस पता होनी चाहिए, और वही चीज़ें आपने कम्युनिकेट करनी है उसके टीचर को। क्योंकि जो ये पेरेंट टीचर मीटिंग का आपने कॉन्सेप्ट दिया, इसमें दोनों तरफ से इनपुट जाता है। पेरेंट्स भी बताते हैं कि घर में ये सब चीज़ें हैं, उसातिज़ा भी बताते हैं, ताकि उनको मिलके सॉल्व किया जाए। तो वो एक अच्छी चीज़ है अगर हम उसको एक अच्छे तरीके से लेके चलें। लास्टली डॉक्टर साहब बस ये बता दीजिएगा कि जो ये ट्रेनिंग है वो कब, किस एज ग्रुप से स्टार्ट हो जानी चाहिए?
अच्छा, इसमें डिफरेंट लोग का तो ये कहना है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि बच्चे की पर्सनालिटी इनिशियल 5-6 सालों में बन चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद वो ग्रूम कर रहा होता है, लेकिन वो आपने उसकी बेसिस बना दी होती है। तो बच्चे की पैदाइश से ही उसकी पेरेंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसकी तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे के इनिशियल ईयर्स बहुत क्रूशल होते हैं, और जिनको सबसे ज़्यादा जो निगलेक्टेड एरिया वो इसके इनिशियल ईयर्स ही होते हैं। हम पता क्या करते हैं, पहले बच्चे को बिगाड़ते हैं, फिर हम उसको सही करते हैं। अगर उसको सही तरह से ही ब्रॉटअप कर लिया जाए तो वो दोबारा से जो उसके अंदर इस तरह उसके फ्लॉज आ जाते हैं उसकी पर्सनालिटी में, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है डॉक्टर। तो इसमें बस 2 की चीज़ें हैं। एक ये कि आपने कंपैरिजंस नहीं करने, हर्टिंग कमेंट्स पास नहीं करने, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना ताकि सेल्फ स्टीम बिल्ड हो सके। उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी है, और कम्युनिकेशन तो बच्चे के, आप इवन बच्चा बात भी नहीं कर रहा होता, वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। आप उससे बात करते हैं, वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करता है, और अगर आप उसको अटेंशन नहीं देते वो रिएक्ट करता है इसको। तो कम्युनिकेशन तो आपकी बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाती है, और ये थ्रू आउट रहनी चाहिए। और बच्चों के साथ देखिए, एट टाइम्स पेरेंट्स कहते हैं दे आर वर्किंग पेरेंट्स, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ क्वालिटी टाइम पे। आप सारा दिन 24 घंटे बच्चे के साथ है, बट अगर आप क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, दैट डजंट मैटर। क्वालिटी टाइम का मतलब है उनसे बातचीत कीजिए, उनके इश्यूज सुनिए, उनको एड्रेस भी कीजिए, ताकि क्वालिटी टाइम देना। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उमा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसूरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बन। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए, तो इन चीज़ों पर अमल करें। कंपैरिजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। खैर, मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, और आज हमने ये देख भी लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुल्क के बालाई इलाकों पर मजबूत हमने देखा है कि मानसून हवाएं असरअंदाज हो रही हैं, और जो कि आइंदा चंद रोज़ तक बालाई और वस्ती इलाकों में मौजूद रहेंगी। इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, मौसम कैसा रहेगा? मानसून की बारिशें कब तक जारी रहेंगी? ये जो स्पेल दाखिल हुआ है ये कब तक रहेगा? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नॉर्थ पाकिस्तान के लिए तो कल तक है, ज़्यादा इम्कान यही कि 1 सितंबर तक रहेगा। फिर मानसून हवाओं का रुख सिंध की तरफ हो जाएगा, और यहाँ अगले 3 से 4 दिन तक है, 3 सितंबर या 4 सितंबर तक बशमूल कराची और पूरे सिंध के बेशतर अजला में बारिश होगी, और इसी तरह से सिंध से ऊपर फिर जनूबी पंजाब वगैरह में भी होगी। ईस्ट बलूचिस्तान, साउथ बलूचिस्तान में होगी। ईस्ट बलूचिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में तो अच्छी तेज़ बारिश होगी, वहाँ पर नदी नालों में कुछ तुगयानी भी आ सकती है, और ये इस तरह से सिलसिला रहेगा। नॉर्थ में वही 1 सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह में हो सकता है 2 सितंबर तक भी हो। वहाँ फिर कुछ अगले चंद दिनों के लिए कुछ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्कैटर्ड सी रेन होगी। यानी ये जो ज़ोरदार स्पेल था ये परसों तक वहाँ सबसाइड हो जाएगा। अच्छा सरदार साहब, इस बारे में बता दीजिएगा, कोई ऐसी भी प्रोडिक्शंस हैं कि अब सर्दियों की आमद है, रातें जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाएंगी इन बारिशों के बाद? देखें, अभी तो खैर सितंबर में तो नहीं होता, सितंबर या सितंबर के एंड की तरफ जब जाते हैं तो फिर होता है। और वैसे ये कि आपका जैसे पहले बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहा है पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर उसमें पंजाब में, तो उसमें ज़ाहिर है इन बारिशों के बाद उस मौसम में बेहतरी आ जाएगी। आपको वो उतनी गर्म और उतनी रतूबत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान में, वो आपने हमें बताया। हम आगे चलेंगे, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मौसम इस सीरीज़ के दौरान बहुत अच्छा रहे, और बारिश जो है मैचेस को ख़राब ना करे। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं वो अब स्टेडियम में जाकर बैठकर देख सकेंगे। बिल्कुल, NCOC ने पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ के लिए 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी है, और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने शेड्यूल 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस के लिए कुल 4500 तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मिल रही है। और इसी तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम भी है, जहाँ पर लाहौर में शेड्यूल जो 5 T20 मैचेस हैं उनके लिए 5500 तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मिली है, और सिर्फ जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे वो जा सकेंगे। हम बात करेंगे इस दौरे के हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अच्छी बात है कि अब शायकीन जा सकेंगे, फुली वैक्सीनेटेड जो होंगे सिर्फ वही जा सकेंगे। आपके ख्याल में शायकीन का ग्राउंड में होना कितना अच्छा होता है किसी भी मैच के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, सुबह खैर आपको भी और 92 न्यूज़ के व्यूअर्स को भी। आप सही कह रहे हैं कि
बगैर तमाशाइयों के बिल्कुल खिलाड़ियों का भी जज्बा पस्त होता है और खिलाड़ियों में वो जोश उमंग नज़र नहीं आती, जैसा कि हमने देखा गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम साउथहैम्पटन में या मैनचेस्टर में खेल रही थी बिल्कुल खाली मैदानों पर। तो मैं समझता हूँ NCOC की ये एक अच्छी इजाज़त है कि 25% तमाशाइयों को उन्होंने दाखिले की इजाज़त दी है। रावलपिंडी में 4,500, लाहौर में 5,500 तमाशाई आएंगे, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो क्रिकेट पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखने के लिए तरस रहे थे, अगरचे बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें जब आई थी तो तमाशाइयों को बैठने की इजाज़त थी, लेकिन फिर उसके बाद कोविड की वजह से हालात ख़राब हो गए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा तमाशाइयों की मौजूदगी से। अच्छा बेग साहब, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो कई उनके अहम खिलाड़ी जो हैं वो IPL में शिरकत के लिए दौरे पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है, तो क्या क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि वो अपने खिलाड़ियों को कौमी टीम के मैचेस छोड़कर एक लीग के मैचेस खेलने की इजाज़त दे रही हो? इकरा, यही तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो भी टीम दौरा करती है वो अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करा देती है। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका की जब टीम पाकिस्तान आई तो T20 सीरीज में उनके तमाम टॉप के क्रिकेटर्स शामिल नहीं थे। ऐसी श्रीलंका की जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी T20 सीरीज खेलने, B टीम आई थी। तो आपकी बात दुरुस्त है। हालांकि बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी पहले न्यूजीलैंड की टीम और वहां से पाकिस्तान आएगी, लेकिन अगर स्टार क्रिकेटर्स नहीं होंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर से वर्ल्ड कप T20 हो रहा है। तो लाजमी बात है कि उन खिलाड़ियों के खेलने से एक टीमों में कंपटीशन का रुझान भी बढ़ेगा और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस भी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मायूस कुन बात है कि जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं उनका ना आना पाकिस्तान। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये जो 5 T20 इंटरनेशनल है ख़ास तौर पे, इन पर ही सबकी कड़ी नज़र भी है, क्योंकि हमने अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम भी शायद इसी के बाद फाइनल करनी है। तो रमीज़ राजा साहब की एंट्री, फिर ये 5 T20 इंटरनेशनल, आप क्या समझते हैं टीम में कितनी तब्दीली आ सकती है? ख़ास तौर पे आपने भी अपनी टीम शेयर की थी जिसमें आपने तो शुएब मलिक को रखा था। बिल्कुल, सब लोग शुएब मलिक को रख रहे हैं। हमजा, आपकी जो है नज़र हर जगह पर है, शुएब मलिक को रख रहे हैं और लाजिमी बात है क्योंकि तजुर्बे की ज़रूरत है। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहा है वर्ल्ड कप T20। आपको याद होगा अब से 3 बरस कबल जब 2018 में एशिया कप हुआ था तो शुएब मलिक की बैटिंग थी जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में पाकिस्तान को मैच जितवाया था, वरना पाकिस्तान हार सकता था। और अभी भी जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की PSL वगैरह में, उससे एक हमें सीजन कैंपेनर की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि रमीज़ राजा जब 13 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को अपने लैपटॉप के साथ घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक नया चीफ सेलेक्टर आएगा, एक नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, बहुत सारी तब्दीलियां हैं और अब तक ये फाइनलाइज नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम। इनको फाइनलाइज करना चाहिए। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तजुर्बे और यूथ के नौजवान खून और तजुर्बे के इम्तिजाज के साथ इन्हें एक टीम बनानी होगी जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सके। और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। जब सरफराज कप्तान थे, हम रैंकिंग की T20 रैंकिंग की नंबर 1 टीम थे, तो कोई बात नहीं कि पाकिस्तान वहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात की विकेटों पर 3 मार्च 2009 के बाद से ज्यादातर क्रिकेट हमने वही खेली, तो कोई वजह नहीं कि वहाँ की विकेटों पर पाकिस्तान हमजा अच्छा परफॉर्म ना कर सके। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि तजुर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, साथ ये भी बता दीजिएगा कि अभी अगर हम टीम को देखें तो पाकिस्तान की टीम के अंदर आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें आज़म खान की फ़िलहाल ज़रूरत है? ठीक है, वो क्लेम करते हैं कि मैं छक्के मार लेता हूं, लेकिन फ़िलहाल उनकी जगह बनती है। फिर हमने कामरान गुलाम को अच्छा खेलते हुए देखा है, कश्मीर प्रीमियर लीग को देखें, उसके अंदर हमने हुसैन तलत को अच्छा खेलता हुआ देखा है। क्या उन लोगों की वापसी हो सकती है या अब मौका नहीं है उनको जगह देने का? अब बस ये जो टीम फाइनल हो रही है, सरफराज को अगर एंटर करना है तो कहीं पे एंटर कर लें। मेरे ख्याल में हमजा अब मौका देने का वक्त गुजर गया है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। और आजम खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, अच्छा यंग टैलेंटेड लड़का है, 22 साल का है, लेकिन अभी उसको थोड़ा वक्त दरकार है। जिस अंदाज से उसकी एंट्री हुई है वो गलत है। हम ये कहते हैं, हम आजम खान के खिलाफ नहीं है, मोइन खान का बेटा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जैसे उसकी एंट्री हुई है वो गलत है। मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसे बैट्समैनों की जरूरत है। अगर बाबर आजम खुदा न खास्ता और रिजवान नाकाम हो जाते तो आपका सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है। और आपने देखा है
गुज़िश्ता कई T20 मैचेस में यही दोनों जब रन्स करते हैं पाकिस्तान रन्स करता है, जब ये दोनों फेल होते हैं पाकिस्तान फेल होता है। तो हमें ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी होंगी। जो क्रिकेट के थिंक टैंक है उन्हें सोचना होगा। और रमीज की जहां तक आपने बात की हमजा, रमीज राजा के आने से उम्मीद की एक शमा तो जरूर रोशन हुई है, किरण रोशन हुई है। उसकी वजह यह है कि वो ग्रास रूट लेवल से खेले, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से खेले, वो अलाइड बैंक से खेले, PNSC से खेले, पाकिस्तान से खेले और पूरी दुनिया में वो कमेंट्री करते रहे। वहाँ के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से उनको आ गई है, पाकिस्तान में वो हर एक के साथ डील कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड चॉइस। लेकिन रमीज अपने प्लान्स पर अगर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो फिर उनकी बल्ले बल्ले होगी, वरना तो फिर वो हीरो से जीरो हो जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप ये क्या देखते हैं कि बड़ा चैलेंज क्या है रमीज़ राजा के लिए, और उनको जो ज़ाती उनके जो यूट्यूब चैनल के ऊपर ख्यालात थे, क्या जब चेयरमैन बन जाएंगे तो उन्हीं ख्यालात के साथ चलना चाहिए या उनको पीछे कर देना चाहिए? देखिए, वो कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो अब रमीज राजा को अब चूंकि वो एक ऐसी पोस्ट पर आए हैं, मुझे यही यकीन है कि उनका यूट्यूब चैनल भी वो नहीं चलाएंगे और कमेंट्री भी नहीं करेंगे। अब रमीज राजा तमाम लोगों से जो माजी की बातें तलखियां उनको भुलाकर एक नए सफर का आगाज करेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। 3 बरस में एहसान मानी और वसीम खान एंड कंपनी ने जो तबाही मचा दी, गैर मुल्की टीमों के आने से तो फर्क पड़ता है, लेकिन असल तो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है हमजा। अगर आपको नया टैलेंट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। तो मेरे ख्याल में रमीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए PSL की फ्रेंचाइजीज को ऑन बोर्ड लेकर चलने का होगा, क्योंकि इख्तिलाफात हैं और भी बहुत सारी चीजें। तीसरा चैलेंज उन सिफारिशी लोगों से जान छुड़ानी होगी जो दोस्ती यारी की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भारी। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फैसला अच्छा हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।